नमस्कार साथियों, 70th बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू का ही एक ट्रांसक्रिप्ट है यहाँ पे, जो रियल इंटरव्यू हुआ है और ये ट्रांसक्रिप्ट काफ़ी अच्छा है। अच्छा इस मामलों में है कि इसमें हर बात कहाँ पे बोला गया, कहाँ पे सॉरी बोला गया, कहाँ पे लो कॉन्फिडेंस हुआ, कहाँ पे कॉन्फिडेंस ठीक था, कहाँ पे मेंबर सेटिस्फाइड हुए, कहाँ पे स्माइलिंग फेस रखा गया, कहाँ पे फिर मेंबर्स ने स्माइल किया, ये सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है बहुत अच्छे से। तो एक-एक करके जो बिल्कुल ही रियल इंटरव्यू का सेंस है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसको आपको फिर ग्रुप में डाल भी दिया जाएगा, तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, आप उसे जॉइन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लास्ट में कुछ करंट अफेयर्स की भी बातें करेंगे, फिर 72 बीपीएससी में कितने पोस्ट वगैरह आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए ये सेकंड शिफ्ट में था और बागमती बोर्ड दीप्ति मैम का बोर्ड है, तो हर दिन बोर्ड मेंबर में तो चेंज होते ही रहते हैं, आप जानते ही हैं। ये एंट्री करते हैं आफ्टर परमिशन लेने के बाद और उसके बाद जो है कि सबको ग्रीटिंग करते हैं सारे मेंबर्स को, फर्स्टली दीप्ति मैम को, उसके बाद अदर बोर्ड मेंबर को। चेयरमैन बात करना स्टार्ट करती हैं, दीप्ति मैम ही चेयरमैन है, आप जानते हैं इस बोर्ड की। तो आप कंफर्टेबल हो जाइए, टेंशन हो रही होगी तो यस मैम, थोड़ा टेंशन तो होता है। तो फिर मैम उसको कूल करने के लिए बोलती हैं चेयरमैन मैम, कोई नहीं 10 मिनट में वो सब ख़त्म हो जाएगा, हम लोग बस थोड़ा सा बहुत बातें करेंगे और आपको उसका आराम से जवाब दीजिएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा और कोई फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे। स्माइलिंग फेस करते हुए मैम उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए बोलती हैं। तो ओके मैम। चेयरमैन फिर ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरा हिस्ट्री जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। तो चेयरमैन मैम पूछती हैं कि अभी क्या कर रहे हैं। तो मैम मैं 2023 से इंडियन रेलवे में लेवल 1 पे पोस्टमैन के पद पे कार्यरत हूँ, यानी कि ये ग्रुप डी से सिलेक्टेड है। तो फिर चेयरमैन मैम बोलती हैं तब तो बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, तो स्माइलिंग फेस करते हुए तो ये भी बोलते हैं यस मैम विथ स्माइलिंग फेस। देखिए यही होता है कि इंटरव्यू में कहाँ स्माइल करना है, कहाँ नहीं स्माइल करना है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। जहाँ लाइट माहौल रहे वहाँ पे स्माइल कीजिए। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा इसमें आपको। उसके बाद चेयरमैन पोस्ट प्रेफरेंस पूछती हैं कि क्या है पोस्ट प्रेफरेंस, तो बताया जाता है कि बीएएस, बीपीएस और बीईएस, यानी कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और एजुकेशन सर्विस। चेयरमैन फिर यहाँ देखिए कितना अच्छा ट्रीट दिया गया है आपको। चेयरमैन मैम बोलती हैं कि यूएस ईरान इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री या सिचुएशनल क्वेश्चन किस पर बात किया जाए। आपको यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन दिया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस पे बात किया जाए। तो इन्होंने चूज क्या किया कि हिस्ट्री से मैम बात किया जाए। तो फिर मैम बोलती हैं कि इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट के बारे में जानते हैं, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो बोला कि हाँ मैम जानते हैं। ओके, तो आप हमें बताइए कि कब से ऐसा लगने लगा कि दो राष्ट्र बनना तय है और उसके डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, पूरा सिनेरियो बताइए। तो इन्होंने 2-3 सेकंड पॉज लिया है, या स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2-3 सेकंड पॉज लेने के बाद कि मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि 1937 के चुनाव के समय से ही ऐसी परिस्थितियाँ बनने लगी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को कम सीट आई थी और कांग्रेस को ज़्यादा सीट आया था। उसके बाद फिर जो है कि कांग्रेस ने सरकार बनाई तो मुस्लिम लीग को ये डर होने लगा कि इसी तरीके से अगर हमारा अलग अलग जगहों पे सरकार रहेगी, कम सरकार रहेगी, तो कांग्रेस हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी नहीं। उस समय का जो पोलराइजेशन वाला माहौल था ही आज़ादी के समय, आपको पता ही है। उसके बाद फिर आपको जानते हैं कि दिवस वगैरह भी मनाया गया, तो बाकायदे चेयरमैन ने पूछा भी कि बताइए कि कौन सा कुछ दिवस भी है। तो इन्होंने बताया कि हाँ मुक्ति दिवस। इनको बताना चाहिए था कि 1939 में जब कांग्रेस ने पूरा रिजाइन कर दिया, तो उसके बाद बाकायदे उन्होंने मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस को मनाया भी था। और आगे चल के आप जानते हैं कि फिर 1942 में क्रिप्स मिशन वगैरह आया। उसके बाद फिर दो राष्ट्र के सिद्धांत को नहीं माना गया। फिर 1946 में किस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, तो पूरा इसको जो है कि एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी कमी की है, पूरा हिस्ट्री का उन्हें एक्सप्लेन कर देना चाहिए था जिस तरीके से मैम पूछ रही थी। तो ठीक है, मैम ने पूछा कुछ दिवस भी। अच्छा, उसके बाद का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि चेयरमैन मैम ने पूछा कि उसके बाद कैसे 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 डेवलपमेंट हुआ। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि कंफ्यूज हो गया कि मैम 1942 में किस 1942 के किस प्रस्ताव में पृथक राष्ट्र को स्वीकार नहीं किया गया था। उसके बाद फिर चेयरमैन मैम पूछती हैं, एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या है ना कि चेयरमैन मैम जानना चाह रही हैं कि क्या हुआ था द्वि राष्ट्र का सिद्धांत में,
जब पाकिस्तान शब्द 1930-32 के आसपास दे दिया गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे पाकिस्तान का डिमांड, पहले वैसा कोई प्रोमिनेंट डिमांड नहीं था पाकिस्तान का, लेकिन धीरे धीरे ऐसी ऐसी सिचुएशन बनती गई कि 1939, 40, 41, 42 के आसपास डिमांड बिल्कुल ही प्रोमिनेंट हो गया था। और 1946 में हालात ऐसे हुए कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा हुई, उसके बाद दंगे हुए देश में, फिर जाकर के देश का विभाजन हुआ है। तो ये पूरा सिनेरियो इसको एक ही बार में बता देना चाहिए था। यहाँ पे पूछा गया था ना कि आप हमें बताइए कि क्या सब कब से ऐसे लगने लगा कि दो राष्ट्र बनना तय है, उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, पूरा सिनेरियो बताइए। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पूरा सिनेरियो बताइए। अब ये पूरा आंसर इसको नहीं आ रहा था, इसलिए इन्होंने कुछ कुछ कर पार्ट में आंसर दिया है और उसके बाद फिर चेयरमैन मैम हिंट देते गई हैं। तो इंटरव्यू ऐसे अच्छा गया है, उसके बाद का डेवलपमेंट क्या हुआ, तो फिर ये बताते चला गया है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। यहीं पे हम लोग कहते हैं जब 1-to-1 सेशन लेते हैं इंटरव्यू का, तो यही बताते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा गया उसको पूरा पढ़िए एक साथ कि क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है क्या कि पूरा डेवलपमेंट बताइए, तो पूरा सिनेरियो अगर एक बार में बता देते हैं तो चेयरमैन मैम को इतने प्रश्न इनसे नहीं करने पड़ते हैं। बट फिर भी इन्होंने आंसर अच्छा करने का प्रयास किया है। आप भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे तो उतना प्रेशर रहता है। बहुत अच्छा आंसर इन्होंने किया है। उसके बाद चेयरमैन मैम पूछती हैं कि कुछ हॉबी है, तो मैम नहीं, टाइम नहीं मिला कभी, थोड़ा सा रिग्रेट्स हो करके इस तरीके से उन्होंने बताया। चेयरमैन मैम बोलती है अच्छा टाइम नहीं मिला, सहज भाव में, कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चेयरमैन मैम मेंबर वन को ट्रांसफ़र कर देती हैं, तो बोर्ड मेंबर वन पूछना स्टार्ट करती हैं, तो आपने जो है कि इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है, सीरियस मूड में, ये लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से, सीरियस मूड में वो बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है, हाँ, यस सर। उसके बाद फिर उन्होंने जो है कि कोई आंसर और देना चाह रहे थे कि हाँ सर मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है, हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया, इसको ये जस्टिफाई करना चाह रहे थे। तब तक में जो है कि ट्रैक ही चेंज हो गया। उसके बाद मेंबर वन प्रश्न पूछते हैं कि टैरिफ के बारे में सुना है आपने, अभी अमेरिका में क्या हुआ है इसको लेकर के। तो फिर इन्हें क्या लगा कि मेंबर वन जो है कि सीरियसली उससे पूछ रहे हैं और अदर मेंबर उसको स्माइलिंग फेस से देख रहे हैं। थोड़ा सा दबाव बनाने का ये टैक्टिस्ट होता है इंटरव्यू में कि यस सर ट्रम्प मोदी ने टैरिफ को लगाया था इंडिया पर 50%। तो फिर मेंबर वन इंटरप्ट करते हैं, नहीं सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, जो अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया गया था, पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो के बारे में आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो फिर ये बताता है कि हाँ सर, अभी जो आप जानते हैं कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के द्वारा लगाए गए, प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा लगाए गए सारे टैरिफ को उन्होंने निरस्त कर दिया गया है। तो इन्होंने जल्दबाजी में IEEPA बोल दिया था, तो फिर बोल रहे हैं कि IEPA बोल रहे हैं, ये क्या है बताइए इसके बारे में। तो फिर जो है कि उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी, फिर उसे सडनली रियलाइज हो गया कि नहीं गलती कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने सुधार क्या किया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1997 का उन्होंने यूज किया था। तो फिर मेंबर में जो है कि मेंबर सेटिस्फाइड हो गया, अच्छा अच्छा आप इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। फिर बात बढ़ी आगे, तो चेयरमैन मैम टोकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों टैरिफ को समाप्त कर दिया। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि यह एक्ट जो है कि राष्ट्रपति को इमरजेंसी में यूज करने के लिए दिया जाता है, कोई व्यापार रिलेटेड संकट के लिए, बट अभी कोई USA में ऐसा संकट का सिचुएशन नहीं है। तो चेयरमैन मैम सेटिस्फाइड हुई। तो अब लग रहा है कि अच्छा इंटरव्यू गया यहाँ से कि चेयरमैन मैम जो बीच में इंटरप्ट करके पूछी और उसके बाद फिर उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया है। मेंबर वन ने भी पूछा। उसके बाद फिर मेंबर टू पे जाता है कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो फिर उन्होंने ये बताते हैं कि BAS BPS और BES। याद रखिए जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको एकदम रट के जाना है, क्या है कि एक बार दो बार पूछा जाएगा, हो सकता है किसी में कुछ बोलें किसी में कुछ बोलें, तो उससे क्या होता है कि फिर उनको डाउट होने लगता है। तो आपको एकदम रट के जाना है, मेरा पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, फर्स्ट 5 का और लास्ट 3 का एकदम याद करके चले जाइए पोस्ट प्रेफरेंस को। इसके आप ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल फील होगा रियल इंटरव्यू वाला। मेंबर वन एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, तो लेकिन चूंकि एलिमेंट्री एजुकेशन की टर्मिनोलॉजी पर इन्हें कमांड नहीं था, तो इन्होंने बोला कि नहीं सॉरी सर, इसके बारे में मैं नहीं सुना हूँ। और जब वो जो है कि सॉरी बोलते हैं तो इससे सर मैं देख लूँगा, ये भी बोलते हैं, कितनी अच्छी बात है कि सॉरी सर इसके बारे में मुझे अभी नहीं पता है, इससे आगे देख लूँगा। और शोइंग रिग्रेटनेस, मतलब रिग्रेट के साथ ये बताते हैं कि सर मुझे नहीं पता है, मैं देख लूँगा। मेंबर टू, तो अच्छा ये बताइए कि आपकी पोस्टिंग DSP के रूप में होती है, तो आप के कलीग्स के लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे ताकि वह महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार हो। बताइए क्या चीज़ आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल करेंगे। स्माइलिंग फेस के साथ प्रश्न पूछते हैं कि आपके अपने क्या ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बनाइएगा कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार हो। तो वो बताते हैं कि किस किस तरीके से जो है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा,
ताकि अच्छे से हो बातें। थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, चूँकि इन्हें कमेटी वगैरह के बारे में बहुत आइडिया देना था। वैसे इंटरव्यू बोर्ड में मैं मानता हूँ सही आंसर है। बहुत ज्ञान बाहर में आता है लोगों को, जब प्रेशर में बैठते हैं तब समझ में आता है कि अरे ये भी बोलना था, ये भी बोलना था, ये भी भूल गए। ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि अच्छा आप रेलवे में गैंगमैन हैं, तो नहीं सर मैं पॉइंट्समैन हूँ, इसके बारे में बात होता है। फिर चेयरमैन बोलते हैं कि एक्सीडेंट को रोकने के मेंबर 3 बोलते हैं कि एक्सीडेंट को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो बताते हैं ये कि सिग्नल को किस तरीके से इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है, कवर सिस्टम वगैरह लगाया जा रहा है। ये सब सारा चीज़ जो है कि ट्रैक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैसे कैसे काम कर रहा है, और उससे मेंबर 3 जो है कि सेटिस्फाइड लगते हैं कि हाँ ठीक है। उसके बाद मेंबर 3 एक प्रश्न पूछते हैं कि अभी रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम हो रहा है और सारा कुछ प्राइवेट हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इसके कुछ फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं, बताइए। तो सर बताते हैं कि सर में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम हो रहा है उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। इसके फ़ायदे के बारे में देखें तो इससे जो है कि स्वच्छता, बेहतर सुविधा, मॉडर्नाइजेशन और लागत की कमी होती है। सरकारी एम्प्लॉय जिस काम को करने में ज़्यादा पैसे लगते हैं, उतने ही पैसे में जो है कि 2-3 प्राइवेट कर्मचारी मिल जाते हैं रेलवे को। ये बात तो सही है, लेकिन ये भी बात है कि उसकी जवाबदेही की कमी होती है प्राइवेट एम्प्लॉय में। और प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं वो केवल मुनाफे के लिए के एरिया में काम करना चाहते हैं जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो, जिससे उसे जो है कि अच्छा पैसा प्रॉफिट मिल सके। लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे अब रेलवे जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है या रिमोट लोकेशंस में चल रहा है जहाँ की ट्रैफिक कम है, रेलवे में पैसेंजर कम है, तो वहाँ प्राइवेट एंटिटीज़ को काम करने में प्रॉफिट तो नहीं होगा। तो वहाँ पे प्राइवेट एंटिटी जो है कि काम करना नहीं चाहती है। तो फिर इन्होंने सुझाव भी दिया है कि मेरा मानना है कि सरकार को रेलवे के ऑपरेशन और संपत्ति खुद के पास रखनी चाहिए, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन में स्वच्छता और सुविधाओं के लिए पीपीपी मोड शामिल कर लेना चाहिए। कि प्राइवेट पार्टी भी रहे, लेकिन किस में रहे, तो वो मॉडर्नाइजेशन में रहे, मतलब कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रहे। तो वो अच्छे अच्छे पटरियाँ बिछाएंगे, अच्छे अच्छे स्टेशन बनाएंगे, लेकिन जो रेलवे का ऑपरेशंस है सारा वो सरकार को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, वो प्राइवेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसको आंसर के बाद ऑल मेंबर लुकिंग सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड सभी लोग लगते हैं। चेयरमैन बोलती हैं कि ओके योर इंटरव्यू जॉबर, अब आप जा सकते हैं विथ स्माइल, मतलब कि इंटरव्यू ठीक ठाक गया है, अच्छा गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो ये मैंने बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से ये इंटरव्यू इनका गया है, और अच्छा इंटरव्यू गया है। आप इस तरीके से और भी आप अपना भी ट्रांसक्रिप्ट भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर हेल्प डेस्क का नंबर है वहाँ पे भेज सकते हैं। लगभग इसी तरीके के प्रश्न मॉक इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं हम लोगों के द्वारा भी, और 1-to-1 सेशन में भी चीज़ों को बताया जाता है। ये इंटरव्यू के अलग अलग बैचेज चल रहे हैं, मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये QR कोड है, यहाँ पे पेमेंट करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और जिनको कांटेक्ट करना है, यहाँ 94 30 84 0665 ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास हैं। कभी मौका मिलेगा तो फिर और वीडियो बनाएंगे। वैसे ग्रुप में तो बच्चों को अवेलेबल करवाते ही रहते हैं सारी चीज़ें, जो हमारे पेड बच्चे हैं। अब बात 72nd BPSC को लेकर के, वैकेंसीज 72nd BPSC में जो आ चुकी है अभी तक BPSC को, वो 1434 पोस्ट के वैकेंसी आ चुकी है। ये काफ़ी वैकेंसी है, इसमें और वैकेंसी जुड़ने भी वाली है। तो इसमें जो पोस्ट है, जो RO का पोस्ट है वो 365 है, BPRO का पोस्ट है वो 16 है। उसके बाद SC ST वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट है 5। उसके बाद जो CTO जिसको बोलते हैं 75 पोस्ट है। RDO जो आगे चल के वीडियो बनते हैं वो 65 पोस्ट है। BCO की बात करें तो 130 पोस्ट है अभी तक। सब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है, लेकिन ये सब रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी 10 है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला ध्यान रखेंगे, सब रजिस्ट्रार वो ओरिजिनल वाला नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर है तो इसका 2 पोस्ट है। सप्लाई इंस्पेक्टर का 30 पोस्ट है। जो LEO है उसका 57 पोस्ट है। उसके बाद लेबर सुपरिटेंडेंट, ये काफ़ी अच्छा है, LEO लेवल 7 का पोस्ट है,
लेकिन लेबर सुपरिटेंडेंट का 10 पोस्ट है और ये लेवल 9 का काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है ये। इसके बाद सब स्टैटिकल ऑफिसर जो होता है उसके 3 पोस्ट हैं। गन्ना पदाधिकारी का काफ़ी अच्छा पोस्ट आ गया है, शुगर कैन जिसको बोलते हैं। गन्ना पदाधिकारी अच्छा लगता है हिंदी में सुनने में ये। गन्ना पदाधिकारी वाले 45 पोस्ट हैं। उसके बाद सीडीपीओ के भी 20 पोस्ट हैं, इसका तो एक्चुअली मेंस अलग हो जाता है। उसके बाद फिर DMWO डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के 6 पोस्ट हैं, ये लेवल 9 के पोस्ट हैं, ध्यान रखेंगे। ये प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का 591 पोस्ट जोड़ा गया है। ये आगे प्रमोट होकर के यही DMWO बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। ये हो गया ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। ये लेवल 9 का पोस्ट है और ये लेवल शायद 6 का पोस्ट है। हाँ, ये लेवल 6 का पोस्ट है, BMWDO ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। तो इस तरीके से अभी तक 1400 पोस्ट आए हैं। और जहाँ तक सूचना है कि SDM के भी पोस्ट हैं इस बार भी, और DYSP के भी पोस्ट जुड़ेंगे। तो अच्छे अच्छे पोस्ट अभी आने की संभावना है, तो लगे रहिए तैयारी में। ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लें।